आज की फिल्म है 47 रोनिन। जापानी समाज में रोनिन का मतलब हारा हुआ या नाकाम। ये मूवी प्राचीन काल के जापान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। पुरातन काल के जापान में अनेकों छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे जिन पर राजाओं का राज चलता था। इनकी सुरक्षा समुराई योद्धाओं की जिम्मेदारी थी। समुराई का मतलब ऐसे तलवारबाज योद्धा जो किसी भी कीमत पर अपने राजा और उसके राज्य की हिफाजत करेंगे। अगर किसी वजह से वो नाकाम होते हैं तो उन्हें रोनिन करार दिया जाता है, क्योंकि जापानी सभ्यता में इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती थी। लेकिन इन 47 रोनिनों की कहानी जानना पूरे जापान के इतिहास से वाकिफ होने के बराबर है। कहानी शुरू होती है आको प्रांत से, जब एक लड़का जंगल से भागता हुआ आको प्रांत पहुंचता है। राजा असानो जो इस प्रांत के राजा होते हैं, राजा के समुराई ओइसी उस लड़के को पकड़कर मारने जा रहा था कि तभी राजा ओइसी को रोकते हैं। ओइसी बताता है कि ये एक राक्षस है। राजा को उस लड़के में कुछ अलग दिखाई देता है और वो उससे अपने राज्य में लेकर आता है। मीका जो कि राजा की बेटी है, वो भी अपने पिता की तरह काई में कुछ अलग देखती है और उस लड़के की देखभाल करती है। देखते ही देखते समय बीतता गया। मीका और काई बड़े हो जाते हैं। काई राज्य के बाहर जंगलों में झोपड़ी में रहता है, क्योंकि सभी समुराई उससे नफरत करते हैं। उनको लगता है कि ये एक राक्षस है और राज्य में निराशा लेकर आएगा। एक दिन आको प्रांत के जंगलों में एक बड़ा सा दैत्य जानवर आ जाता है। ओइसी काई से जानवर के बारे में पूछता है। काई उसे बताता है कि उसने जानवर को देखा है और वो ऊपर की तरफ गया है। काई बोलता है कि हमें यहीं रुककर उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन ओइसी उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। ओइसी और उसके आदमी जानवर का पीछा करते हैं उसका शिकार करने के लिए। जानवर काफी बड़ा और खतरनाक था। जानवर कुछ समुराई को मारते हुए जंगल की तरफ भागता है। एक समुराई यसुनो उसका पीछा करते हुए वो भी जंगल की तरफ जाता है और तभी जानवर के धक्के से यसुनो नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। जानवर यसुनो को मारने के लिए वापस मुड़कर उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है। काई पास में खड़ा ये सब देख रहा था और अचानक उसे उसकी तलवार दिखाई देती है। काई एक झटके में अपनी तलवार उठाकर जानवर के पेट में घोंप देता है। जानवर घिसटते हुए थोड़ी दूर जाकर मर जाता है। इतने में राजा और सारे समुराई भी वहां आते हैं। जानवर को मरा हुआ देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा यसुनो का शुक्रिया अदा करता है। असल में उसे लगता है कि यसुनो ने जानवर का शिकार किया है। दूसरी तरफ राजा कीरा जो कि नगाटो प्रांत का मुखिया होता है, उसके राज्य में अनेकों समुराई और गुलाम हैं। उनमें से एक गुलाम जो कि इंसानी रूप में चुड़ैल होती है, वो कीरा की खास गुलाम है जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। असल में आको पर यह हमला इसी की शक्तियों से हुआ था। इधर आको में राजा और सभी समुराई वापस आ जाते हैं। मीका राज्य में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी में लगी होती है। ये जापान के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक था जिसमें लगभग सभी राज्य भाग लेने वाले थे। ये सब शोगुन के देखरेख में संपन्न होना था। शोगुन जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे और सभी राज्य उन्हीं के निर्देश में अपने अपने प्रांत की देखभाल करते थे। मीका राजा को प्रतियोगिता की सारी तैयारियां दिखाती हैं। राजा बहुत प्रसन्न होता है। शाम के समय दासियां मीका को काई के बारे में बताती हैं। मीका काई से मिलने जाती है। असल में वो काई से प्यार करती थी। मीका काई की चोट देख लेती है और उससे कहती है कि चाहे वो उनकी जितनी भी मदद कर ले, समुराई उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। काई उसे बोलता है कि वो उसके पिता से मिले प्यार के बदले आको की हमेशा सेवा करता रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। काई आगे बोलता है कि आपका और हमारा मिलना इस जन्म में संभव नहीं और आपका यहाँ रहना इस वक्त उचित नहीं है। यह सुनकर मीका काफी दुखी होती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आको प्रांत पूरी तरह से तैयार था शोगुन और दूसरे प्रांत की मेजबानी करने को। आसपास के सारे प्रांतों के राजा और उनके प्रतिनिधि अपने अपने समुराई के साथ आको राज पहुंचते हैं। राजा कीरा भी अपने गुलामों के साथ आको पहुंचता है। कीरा की बुरी नजर पहले से ही राजा की बेटी मीका पर थी। प्रतियोगिता शुरू होती है। कीरा जादू के सहारे आको के तलवारबाज यसुनो पर जादू टोना कर बेहोश कर देता है। ओइसी का बेटा चिकारा काई को बताता है कि आको की तरफ से कोई योद्धा नहीं हुआ तो इससे आको की बहुत बेइज्जती होगी। ये देखकर काई यसुनो की जगह कवच और मास्क पहनकर आको का प्रतिनिधित्व करने के लिए आ जाता है। प्रतियोगिता शुरू होती है और लड़ाई के दौरान काई के चेहरे से मास्क उतर जाने की वजह से वो पहचान लिया जाता है। शोगुन आगे आते हैं और काई को मारने का आदेश देते हैं क्योंकि काई समुराई नहीं था।
लेकिन मीका बीच में आकर काई को बचा देती है। राजा असानो शोगुन से मीका के इस बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। शोगुन काई की जान बख्श देता है, लेकिन ओइसी और उसके आदमियों से काई को पीटने का हुक्म देता है। राजा असानो मीका की हरकत से बहुत गुस्से में था और इस बात का फायदा उठाकर कीरा और उसके गुलाम राजा पर भी जादू करते हैं, जिससे राजा को स्वप्न में मीका मदद के लिए पुकारती हुई दिखाई देती है। राजा असानो कीरा को मारने की कोशिश करता है और इतनी देर में आसपास का शोरगुल सुनकर ओइसी भी वहां आ जाता है और राजा असानो को कीरा की जान लेने से रोकता है। ओइसी देखता है कि राजा पर जादू किया गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शोगुन भी वहां आ जाते हैं। दूसरी सुबह शोगुन को जब पता चलता है, वो राजा को कहता है कि तुमने एक मेहमान परवार किया है, जो कि एक अपराध है और मृत्यु ही इसकी सजा है। वो राजा के ओहदे का सम्मान करते हुए जापानी परंपरा के अनुसार सैप्पू की सजा सुनाता है। सैप्पू यानी अपने हाथों स्वयं के प्राण लेना। असल में इस तरह की मौत को सम्मान की तरह माना जाता था, यानी समुराई की मौत। राजा शोगुन द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लेता है और ओइसी को बोलता है कि वादा करो कि उसके जाने के बाद वो आको और मीका दोनों की देखभाल करेगा और गुजारिश करता है कि उसके आखिरी समय में उसकी मदद करे इस सजा को पूरी करने में। राजा मीका से आखिरी बार मिलता है और सजा के लिए आगे बढ़ जाता है। राजा असानो शोगुन के सामने सफेद पोशाक पहने हुए आता है और एक चटाई पर बैठकर अपने प्राण लेने के लिए चाकू से अपने पेट पर खुद वार करता है। लेकिन इतना काफी नहीं था और ओइसी राजा के इशारे पर एक पल में अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। राजा असानो की मौत के बाद शोगुन ओइसी और उसके समुराई को उसके राजा की मौत का बदला लेने से मना करते हैं और उन सबको रोनिन करार दिया जाता है, मतलब बिन उस्ताद के समुराई। शोगुन राजा कीरा को मीका और आको दोनों सौंप देते हैं और शादी करने का फरमान जारी करते हैं। दरअसल शोगुन को राजा कीरा के षड्यंत्र का पता नहीं होता है। शोगुन के जाने के बाद कीरा आको के सारे समुराई को प्राण छोड़ने को कहता है और काई को गुलामों के शहर में बेचने के लिए बंदी बना लेता है। कीरा को ओइसी पर फिर भी भरोसा नहीं होता और उसे 1 साल के लिए कारागार में बंद करने का हुक्म देता है। कहानी आगे बढ़ती है और 1 साल बाद ओइसी को कारागार से बाहर निकाला जाता है। ओइसी अपने परिवार से उसके सारे समुराई और मीका के बारे में पूछता है। उसकी बीवी बताती है कि सारे लोग आको छोड़ चुके हैं और राजा कीरा राजकुमारी को शादी के लिए अपने राज्य लेकर गया है। ओइसी अपने बेटे से कहता है कि उसके सारे समुराई को ढूंढो और उनसे काली झील के पास 1 सप्ताह बाद मिलने को कहो, और खुद काई को ढूंढने निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में ओइसी आको प्रांत से दूर गुलामों के शहर पहुंचता है। वो वहां के गुलामों से काई के बारे में पूछता है। काई एक अंडरग्राउंड फाइटर बन चुका था। ओइसी काई से मिलने के लिए खुद को अखाड़े में उतार देता है, ये सोचकर कि लड़ाई के दौरान वो काई को मदद करने के लिए राजी कर लेगा। काई ओइसी पर हमला करता है और उसे नीचे पटक देता है और इसी बीच ओइसी काई को बताता है कि कीरा राजकुमारी मीका से शादी करने वाला है। उसे उसकी मदद चाहिए, मीका को बचाने और कीरा को मारने के लिए। काई मदद के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई के दौरान वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उन पर हमला होता है, लेकिन वो वहां के गुलामों को मारते हुए वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ कीरा को उसका एक समुराई काई के भागने की खबर देता है। वो उसे बताता है कि किसी समुराई ने उसकी मदद की है। कीरा समझ जाता है और अपनी गुलाम को ओइसी और उसके समुराई को मारने का हुक्म देता है। अगले सीन में पहले से ही तय दिन के अनुसार ओइसी के दूसरे समुराई भी काली झील के पास पहले से ही मौजूद होते हैं। ओइसी काई के साथ वहां पहुंचता है और अपने योद्धाओं से मिलने के बाद उनको बताता है कि हमें राजा असानो की मौत का बदला लेना होगा और मीका को छुड़ाकर वापस लाना ही होगा। कीरा के पास हजारों समुराई की फौज थी, जिससे सीधा लड़ाई करना ओइसी और उसके आदमियों के लिए संभव नहीं था। इसलिए वो एक योजना बनाते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि राजा कीरा शादी से पहले अपने पुराने मंदिर जरूर आएगा और यही मौका होगा कीरा को मारने का। ओइसी अपने एक समुराई को उसके और आदमियों को ढूंढने को कहता है और खुद काई के साथ तलवार लेने दूसरे गांव निकल जाता है। जब वो लोग उस गांव पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कीरा के एक सिपाही को उन पर शक होता है। अगले ही पल काई उन सभी को मार देता है और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और सभी लौट आते हैं। काई ओइसी को बोलता है कि हमें टेंगू जंगलों में हथियार मिल सकते हैं। ओइसी बोलता है कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है।
किसी ने भी उस जंगल और उन राक्षसों को नहीं देखा। काई आगे बताता है कि आको भागकर आने से पहले वो वहीं पला बड़ा था। ओइसी यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तक उसे टेंगू जंगल सिर्फ एक कहानी ही लगती थी। वो सभी टेंगू जंगल पहुंचते हैं, सिर्फ काई और ओइसी ही अंदर जाते हैं और सभी को बाहर रुकने को कहते हैं। काई ओइसी से कहता है कि वो लोग परीक्षा लेंगे और अंदर चाहे जो भी दिखे अपना हथियार मत निकालिएगा। जब दोनों अंदर पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देख ओइसी दंग रह जाता है। वहां पर सभी भिक्षु ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। काई ओइसी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है अपने गुरु से मिलने के लिए। काई अपने गुरु से मदद मांगता है। ओइसी और काई को काफी देर हो गई थी और इतने में उसके और साथी भी अंदर आ जाते हैं। उन लोगों की आहट से सारे भिक्षुओं का ध्यान भंग हो जाता है और सभी नाराज हो जाते हैं। यसुनो अपने हथियार बाहर निकालता है और सारे भिक्षु ओइसी के आदमियों पर हमला कर देते हैं और एक एक कर सबको मारने लगते हैं। दूसरी तरफ काई का गुरु उससे आने की वजह पूछता है। काई उसे बताता है कि उसे हथियार चाहिए। उसका गुरु बोलता है कि तलवार ले लो अगर उससे पहले पहुंच सको तो। काई एक झटके में तलवार उठा लेता है। ओइसी और उसके आदमियों के बीच युद्ध खत्म हो जाता है और सब कुछ सामान्य सा प्रतीत होता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। काई ओइसी को बोलता है कि ये सिर्फ एक इम्तिहान था और आप इसमें सफल रहे। आपके सभी आदमी सही सलामत है। वो तलवार लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में ओइसी का गुप्तचर लौटकर बताता है कि कीरा आज रात अपने पुरखों के मंदिर जाएगा। वो सभी हमले के लिए निकल जाते हैं। ओइसी और उसके समुराई धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अचानक ही उनको पता चलता है कि वो फंस गए हैं और इतने में कीरा की चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। इस हमले में कई सारे समुराई मारे जाते हैं। घायलों को लेकर बचे हुए लोग वापस आ जाते हैं। ये देखकर ओइसी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो काई से बोलता है कि सब उसकी गलती है। उसको उसी दिन कीरा को आको प्रांत में मार देना चाहिए था। काई उसे बताता है कि तुमने जो भी किया वो आको और अपने लोगों की भलाई के लिए किया और हमें अब राजकुमारी को छुड़ाकर वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। अगली सुबह उन्हें नाचने गाने वाली मंडली दिखाई देती है जो कीरा की शादी में सम्मिलित होने जा रही थी। ओइसी उन लोगों से मदद मांगता है कि उसे अपने साथ छुपाकर महल में घुसने दे। ओइसी उन्हें बताता है कि वह राजा असानो का आदमी है और राजकुमारी को बचाने और अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए उसे अपने साथ ले चले। ओइसी की बात सुनकर वो सभी ओइसी और उसके कुछ आदमियों को अपने साथ किले में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके साथ जाने से पहले ओइसी अपने समुराइयों से कहता है कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें अगर जीत गए तब भी मौत है और हार गए तब भी। जीत गए तो शोगुन के फरमान की नफरमानी करने के लिए मौत की सजा मिलेगी और हार गए तो कीरा के हाथों। इसलिए जिस किसी को वापस जाना है वो चला जाए। सभी समुराई बिना देर किए अपने राजा के लिए मरने को तैयार थे। एक एक कर सभी एक कागज पर अपने आखिरी हस्ताक्षर करते हैं, जिससे आने वाले इतिहास में लोगों को पता चल सके कि रोनिन होने के बाद भी उन्होंने अपने समुराई होने का फर्ज निभाया और अपने राजा के सम्मान में बिना एक पल रुके मौत को गले लगाया। मूवी में आगे बढ़ते हैं। राजा कीरा के महल में शादी की तैयारियां चल रही थी। ओइसी और उसके कुछ साथी नाचने गाने वालों के साथ छुपकर महल के द्वार तक पहुंचते हैं। महल के पहरेदार उन सभी की तलाशी लेने के बाद इन सभी को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं और इस तरह से ओइसी और कुछ समुराई किले में प्रवेश करते हैं। वो एक एक करके किले के पहरेदारों को मारकर उनकी जगह खुद खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ किले के नीचे दूसरे समुराई रस्सी के सहारे किले में प्रवेश कर जाते हैं। शादी का समारोह शुरू होता है। राजा कीरा और मीका भी समारोह स्थल पहुंचते हैं। उनके आने के बाद नाचने गाने वाली मंडली अपना कार्यक्रम शुरू करती है। ओइसी जो कि भेष बदलकर आगे बढ़ रहा था और सही समय की तलाश में था जिससे एक प्रहार में कीरा को मौत के घाट उतार सके। किले के जगह जगह पर अब ओइसी के आदमी तैनात थे और वो सब उसके इशारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ओइसी आगे बढ़ता है, कीरा का एक समुराई ओइसी पर तीर चला देता है, जिससे ओइसी गिर जाता है और उसका सच सामने आ जाता है। इतने में चौतरफा हमला शुरू हो जाता है। कीरा के समुराई उसको और मीका को बचाते हुए किले के अंदर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। काई और ओइसी उनकी तरफ बढ़ते हैं और इतने में कीरा मीका को लेकर आगे निकल जाता है। मीका कीरा पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है और खुद को आजाद कर दूसरी तरफ भाग जाती है। कीरा ओइसी और काई को आता देख
खुद की जान बचाने के लिए मीका को छोड़कर भाग जाता है। काई मीका को और ओएसी कीरा को ढूंढने अलग अलग जाते हैं। काई मीका को ढूंढ लेता है और तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल काई और मीका पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ किले में दूसरे समुराई कीरा के आदमियों से लड़ रहे होते हैं। चारों तरफ युद्ध का शोरगुल था। ओएसी पर मानो आज भूत सवार था। वो कीरा को पागलों की तरह मारता है और अंत में उसके पेट में चाकू घोंप देता है, और उसी तरह जैसे उसके राजा को सजा मिली थी। इधर चुड़ैल काई पर भारी पड़ती है और जैसे ही वो मीका को मारने आगे बढ़ती है, काई चुड़ैल को मौत के घाट उतार देता है। ओएसी कीरा का सर काटकर किले की छत पर आता है और सभी को दिखाता है। कीरा के सभी समुराई घुटने टेक देते हैं और युद्ध वहीं रुक जाता है। ओएसी और उसके आदमी मीका के साथ कीरा के कटे हुए सर को लेकर कीरा के महल से निकलकर आको प्रांत पहुंचते हैं। ओएसी और उसके आदमियों को मौत की सजा सुनाई जाती है, शोगुन के फरमान के खिलाफ जाकर कीरा को मारने के लिए। लेकिन ये जानकर के अपने राजा के सम्मान में ये सब और विश्वासघात का बदला लेने के लिए किया, शोगुन उन सभी को उसके राजा की तरह सैप्पू यानी समुराई की मौत की सजा सुनाता है। सभी समुराई और काई अपने प्रियजनों से अंतिम विदाई लेते हैं और अगली सुबह अपने प्राण अपने फर्ज और सम्मान के लिए न्योछावर कर देते हैं। और इस तरह से ये सभी 47 योद्धा रोनिन होते हुए भी समुराई से बढ़कर जापान के इतिहास में अमर हो जाते हैं। आज भी इन 47 रोनिनों की कहानी जापान के लिए गर्व की बात है और हर साल 14 दिसंबर को पूरे जापान से लोग इनकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि कौन सी मूवी के शॉर्ट वर्जन देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ।